हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हम लोगों का इंडस्ट्रियल रिलेशंस की लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर लिया है जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन लिया कि कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट आया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, कैसे क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या मेन फीचर्स हैं। वो सभी बातें हमने लास्ट क्लास में समझी और जानी है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं, और उसके साथ ही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आज की क्लास में हम दो टॉपिक करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले वो सभी स्टूडेंट्स जो झारखंड पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए हमारे ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां आपको सिर्फ यही यूनिट नहीं, इसके साथ साथ बाकी सभी यूनिट आपके सिलेबस की, उनके डिटेल नोट्स साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। और आपको अगर और डिटेल में नॉलेज चाहिए कोर्स के बारे में, तो एक हमारे चैनल पर वीडियो भी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो इस कंप्लीट कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारी आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। हमने प्रीवियस क्लास में समझा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन आया, क्या इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन हमने पूरा प्रीवियस क्लास में समझा कि क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास में ये देखने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। वो सभी फैक्टर्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं इन आइदर वेज। आइदर वेज मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को ऐसे अफेक्ट किया कि वो अच्छे हुए इन अ गुड वे, या फिर ऐसे अफेक्ट किया कि उन पर बुरा असर पड़ा, या फिर पुअर रिलेशंस हो गए जिसकी वजह से। ठीक है, तो वो सभी फैक्टर्स क्या हैं देखिए। एक है आपका इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, फिर है इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिर है सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स एंड एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर्स। ये सब क्या है? ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। हम एक एक करके इनको ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, उसके अलावा ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर अफेक्टेड बाय वेरियस इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स। मतलब ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, these factors interact with each other and shape the structure of industrial relations। ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। क्लियर है ये बात? इतनी बात क्लियर है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं, मगर वो सभी फैक्टर्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। क्लियर है ये बात? चलिए, एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला है आपका इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या इंक्लूड करता है, जैसे लेबर लॉज हो गए, स्टेट लॉज हो गए, पॉलिसीज़ हो गई, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन, ये सब किस में आता है? आपका इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आता है। ठीक है, लेबर लॉज अगर चेंज होंगे, स्टेट लॉज अगर चेंज होंगे, तो किस पर असर पड़ेगा? इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। पॉलिसीज़ उनके रिगार्डिंग कुछ चेंज हो गई, ठीक है, तो डायरेक्टली किसके ऊपर असर पड़ेगा? इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर असर पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात?
ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, पूरे उस देखो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में हमने क्या डिस्कस किया कि उस पूरे इंस्टीट्यूशन, मतलब अब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर मतलब संस्थागत कारक, ठीक है, जिसमें लेबर लॉज आ जाते हैं, आपके स्टेट लॉज आ जाते हैं, पॉलिसीज आ जाती हैं। इनमें कोई भी चेंजेस होंगे तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या बात करता है? वो बात करता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिकल चेंजेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किस टाइप की, एक तो इकोनॉमी है, आपने पढ़ा होगा ना, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। किस टाइप की इकोनॉमी है, ठीक है। और साथ ही में जो इंडस्ट्री है उसका क्या टाइप है, वो प्राइवेट है, प्राइवेट प्लेयर्स ने ओन की हुई है, या गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, या कोऑपरेटिव है, या एमएनसीज है, या फिर एक्सेट्रा। किस टाइप की इंडस्ट्री है, क्योंकि हर टाइप की इंडस्ट्री में अपना अलग अलग तरीका होता है चीज़ों को डील करने का, ठीक है। और उसी के बेसिस पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये वाली बात। और तीसरा है इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक फैक्टर्स में और क्या आ जाता है? इकोनॉमिक साइकिल आ जाता है। अगर इकोनॉमी में जो चेंजेस होंगे, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कि किस तरीके से इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, कि अगर इकोनॉमी में जो भी चेंजेस होंगे वो इंडस्ट्री पर अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगे ही। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट है आपका सोशल फैक्टर्स। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो प्रीवियसली, पहले तो हाई कास्ट, लो कास्ट, ठीक है, कास्ट, अदर सोशल नॉर्म्स बहुत होते थे, ठीक है। मगर हालांकि आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं, बट स्टिल कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जो अभी भी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी सारे लोग काम करते हैं जो डिफरेंट क्या, हाँ, बैकग्राउंड से आते हैं। वो अपने अपने अलग अलग कल्चर, सोसाइटी, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग कल्चर, सोसाइटी, नॉर्म्स को फॉलो करने वाले सभी लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो जितना ये अलग अलग नॉर्म्स होंगे उतना ही वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करेगा, इन आइदर वेज, ठीक है। अच्छे वे में भी कर सकता है और गलत वे में भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से असर करते हैं? देखो क्या होता है, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, कि टेक्नोलॉजी जो है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, और सबसे ज़्यादा ये है कि वो अपग्रेड होके आती रहती है, राइट, कि हर बार एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा, ठीक है। जिससे ये कंपल्शन हो जाता है कि अब जो है वो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जाए फॉर बेटर प्रोडक्शंस, फॉर बेटर, फॉर रिड्यूसिंग द लो, फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाई डे क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस को अडेप्ट करना होता है। अब वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, अगर वो चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे बने रहते हैं, और वो अगर अडॉप्ट नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और वहाँ उसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर भी अफेक्ट पड़ता है। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल ये वर्ड जहाँ भी आता है तो सबसे पहले तो याद रखना है माइंड। माइंड से कुछ ना कुछ बात हो रही, ठीक है, अपना खुद का पर्सपेक्टिव। क्लियर है? तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब ये होता है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को इस तरीके से अफेक्ट करता है कि जो एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉय का एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे के लिए एटीट्यूड है, एक दूसरे के लिए उनका क्या परसेप्शन है, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन पर, ठीक है। कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय के लिए क्या सोचते हैं,
उनका एम्प्लॉयज़ के लिए कैसा एटीट्यूड है। अगर अच्छा एटीट्यूड होगा तो अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे, अगर अच्छा एटीट्यूड नहीं होगा, हार्श एटीट्यूड होगा और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस ख़राब होंगे। ठीक है, और जो अल्टीमेटली रिजल्ट करेंगे कि मोटिवेट नहीं होंगे एम्प्लॉयज़, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, मोरल डाउन रहेगा। तो ये सभी क्या इफ़ेक्ट, ये किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट कर रही है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, ये देखते हुए कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे के लिए कैसा एटीट्यूड है, कैसा परसेप्शन है। ठीक है, these factors have a significant impact on the employee's professional as well as personal life। और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पर ही इम्पैक्ट अपना छोड़ के नहीं जाते हैं, वो पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। इसलिए इनका जो है एक प्रोफाउंड इफेक्ट माना जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर। क्लियर है ये बात बिल्कुल। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि नोट्स तो आप लोग समझ ही लेंगे, ठीक है। जो मैं कहती जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको नोट्स पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। क्लियर है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं वो समझ में आ गया है। अब देखो, नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं आप लोगों को पता ही है। ये फैक्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आपने पढ़ा होगा। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब देखिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेगा कि कौन सी रूलिंग गवर्नमेंट है। ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट क्या कौन सी है, और साथ ही साथ में जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनका अलग अलग अपना जो एटीट्यूड है वो भी क्या है, वो कैसा एटीट्यूड है इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, जैसे हो सकता है ना गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनके एटीट्यूड भी चेंज होंगे। ठीक है, कोई गवर्नमेंट किसी और इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देती थी, तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसने किसी और इंडस्ट्रीज को प्रेफरेंस देना शुरू किया। ठीक है, मतलब एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया इंडस्ट्रीज के लिए, ऐसा। ठीक है, तो देखो, द रूलिंग गवर्नमेंट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कैसा एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। ठीक है, क्योंकि क्या बनते हैं, लॉज पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे किसको, लेबर प्रॉब्लम्स के लिए। पॉलिटिकल फिलॉसफी जो होती, सॉरी सॉरी पॉलिटिकल फिलॉसफीज जो होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करने वाली हैं, क्योंकि वही लॉज पॉलिसीज बनाने वाली हैं लेबर से रिलेटेड, लेबर प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर्स। क्या है, एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग से रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ये किस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, कैसी हेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट का मतलब ये हो गया कि किस तरीके का कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, कैसी अडेप्टेबिलिटी है, कोई चेंजेस होते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंटली अडेप्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी कैसी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, किस हद तक कंपटीशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सभी बातें किस में आती हैं, एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर्स में आती हैं। और ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, कलेक्टिवली बनाते हैं एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर्स जो अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। ठीक है, और देखो, द थिंग्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर एंड इट्स पॉलिसीज, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। क्लियर है ये वाली बात बिल्कुल। अब देखो, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फैक्टर्स। नेक्स्ट है ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ग्लोबल फैक्टर्स आपके वो फैक्टर्स जो नेशन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर, जैसे इंटरनेशनल लेबर लॉस,
क्या, इंटरनेशनल लेबर लॉज और इंटरनल रिलेशनशिप्स भी, ट्रेडिंग पॉलिसीज ऑफ पावर ब्लॉक्स, ठीक है, डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ग्लोबल कल्चरल मीडिया एक्सेट्रा। ठीक है, देखो हर कंट्री हर स्टेट के अपने अपने कुछ लॉज तो होते ही हैं, साथ ही में ओवरऑल ग्लोबल कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, जैसे एक आपका बहुत फेमस है इंटरनेशनल लेबर लॉज। तो वो जो लॉज बनते हैं वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, क्योंकि उनको भी क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। क्लियर है? तो क्या है आपके ग्लोबल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है ये वाली बात बिल्कुल? तो ये हमने कंप्लीट किए क्या, फैक्टर्स जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जिसमें लेबर लॉज पॉलिसीज आ जाती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये देखना कि किस टाइप की इकोनॉमी है, इकोनॉमिक साइकिल कैसी है, और किस टाइप की आपकी इंस्टीट्यूशन का क्या टाइप है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एमएनसी है, क्या है। ठीक है, सोशल फैक्टर्स, जो सोशल नॉर्म्स हैं वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि एक एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के लिए क्या एटीट्यूड है, और एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के लिए क्या एटीट्यूड है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर सोचता है कि एम्प्लॉय तो काम करता ही नहीं है, भले ही एम्प्लॉय कितना भी काम कर रहा है, मगर एम्प्लॉयर सोच रहा है कि नहीं, ये तो कुछ काम करता ही नहीं है, तो उसका एटीट्यूड उसके लिए अलग ही है। वैसे ही एम्प्लॉय क्या सोचता है कि उसका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, भले ही उसको कितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर भी फ़र्क पड़ता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट चेंज होती है, उनका एटीट्यूड्स चेंज होता है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पे फ़र्क पड़ता है। ग्लोबल फैक्टर्स, जो इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं उसके बेसिस पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर फ़र्क पड़ता है। और एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब जो एक एंटरप्राइज जो अपनी इंटरनल वर्किंग में किस टाइप की मैनेजमेंट को प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, किस टाइप के उसके डिसीजंस हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे किसको, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। क्लियर है ये बात बिल्कुल? ठीक है, ये सभी फैक्टर्स आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये हैं आपके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। अब इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बच्चों पर्सपेक्टिव या फिर पर्सपेक्टिव या फिर अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। पर्सपेक्टिव या फिर अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पर्सपेक्टिव या फिर अप्रोचेस, पर्सपेक्टिव या अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि काफ़ी सारे देखो अप्रोचेस हैं, काफ़ी सारी पर्सपेक्टिव हैं जो अलग अलग लोगों ने दी है। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव एक तरीके से उनका ओपिनियन ही है, ठीक है, कि उनके क्या ओपिनियन है, उनके क्या अप्रोचेस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छे करने के लिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स अगर होते हैं तो उनको सेटल डाउन करने के लिए कैसे, कितने लोगों ने अलग अलग अप्रोचेस अपने पर्सपेक्टिव से क्या बताया है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि कोई भी एक सिंगल अप्रोच या फिर कोई भी एक सिंगल पर्सपेक्टिव सूटेबल नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल पर्सपेक्टिव को यूज़ कर लिया जाए और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, नहीं, कोई भी एक सिंगल पर्सपेक्टिव या अप्रोच इज़ नॉट सूटेबल। ठीक है, और ये क्या याद रखना है आपको, पर्सपेक्टिव और अप्रोचेस है क्या, अलग अलग लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए कि किस तरीके से उनको अच्छा रखना है, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करके रखना है, या फिर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने देना है, और अगर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको किस तरीके से सेटल डाउन करना है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो हमारे वेरियस अप्रोचेस हैं। ठीक है, वेरियस अप्रोचेस हैं। आपका है यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, सोशियो एथिकल अप्रोच, वीवी गिरी अप्रोच, गांधीयन अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। अब देखो हमारी भी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, स्टूडेंट की तरह कैसे काम करती है। अब हमने थोड़ा ऐसा टॉपिक देख लिया, अब हमें लगेगा ये है बहुत कुछ दिमाग खाने वाला टॉपिक।
ठीक है, बहुत दिमाग खाने वाला टॉपिक है नहीं, ऐसी साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं बनानी है आप लोगों को। ये अप्रोचेस हम बहुत आसान तरीके से एक एक करके समझेंगे। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो मैं क्लास में बोल रही हूँ आप लोग वो ध्यान से सुनते चलेंगे और नोट्स पर ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, नोट्स आप जब बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं समझा दूंगी, फिर आप वो बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको वो नोट्स फिर आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले आपकी ये 3 अप्रोचेज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यूनिटरी अप्रोच, प्लुरलिस्टिक अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है? यूनिटरी अप्रोच, प्लुरलिस्टिक अप्रोच एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच। क्लियर है? उसके अलावा साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, वीवी गिरी अप्रोच, कांदियन अप्रोच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और सिस्टम अप्रोच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब देखो, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज की क्लास में जितनी हम, क्योंकि सभी अप्रोचेस को आज ही की क्लास में कंप्लीट कर लेना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम सिर्फ ये 3 अप्रोचेस को और साइकोलॉजिकल अप्रोच को आज हम कंप्लीट करेंगे, समझेंगे एक एक करके क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल भी डरना नहीं है इस टॉपिक से, बहुत ईजी है, जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही आपको समझना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ इनफ। चलिए देखिए, सबसे पहला है यूनिटरी अप्रोच। सबसे पहला है यूनिटरी अप्रोच। अब यूनिटरी अप्रोच क्या है? देखो, यूनिटरी अप्रोच जो है वो स्ट्रांगली, इसका एक आर्ग्यूमेंट है कि जो अथॉरिटी है वो सिर्फ लाई करती है मैनेजमेंट के पास। इसके पास, मैनेजमेंट के पास। ठीक है, यूनिटरी अप्रोच, यूनिट का मतलब क्या होता है? सिंगल। अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के पास है। ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स मिलके काम करते हैं यहाँ पर, और अथॉरिटी किसके पास है? यूनिटरी अप्रोच, यूनिट एक ही के पास, मैनेजमेंट के पास। क्लियर है ये बात बिल्कुल? देखो, यूनिटरी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दैट इज मैनेजमेंट, जो सभी डिसीजंस को देखता है। कोई भी नेगोशिएशन करना है, बार्गेनिंग करना है, मैनेजमेंट ही देखेगा, कोई भी इसमें थर्ड पार्टी नहीं आती है, सिर्फ मैनेजमेंट है और वर्कर्स है। यूनिटरी अप्रोच में क्या है? मैनेजमेंट है और वर्कर्स है, उसमें भी अथॉरिटी किसके पास है बच्चों? मैनेजमेंट के पास है। इतनी बात समझ में आई है? कोई भी डिसीजंस लेने हैं, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम हुई है, वो मैनेजमेंट के पास जाएंगे, आपस में रिजॉल्व करेंगे, नेगोशिएशन करना है आपस में करेंगे। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। यूनिटरी अप्रोच कहता है कि कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ नहीं होगी, इसलिए यूनिटरी अप्रोच में ना ही कोई ट्रेड यूनियन, किसी भी तरीके की कोई भी यूनियन नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट और वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, यूनिटरी अप्रोच में जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वो ये माना जाता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स जो है वो म्यूचुअल कॉरपोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, हार्मनी है उन लोगों के बीच में, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है, टीम वर्क है और शेयर्ड गोल्स। शेयर्ड गोल्स मतलब जो मैनेजमेंट का गोल्स है वो वर्कर का गोल है, और जो वर्कर्स का गोल है वो मैनेजमेंट का गोल्स है, मतलब उन दोनों के जो गोल्स हैं, उन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कोइंसाइड करते हैं। क्लियर है? ये है आपका यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच में क्या होता है, हमने अभी देखा कि कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, कि कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर होगा तो मैनेजमेंट ही क्या कर लेगा? मैनेजमेंट ही वर्कर्स के साथ उसको सेटल डाउन कर लेगा। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो कन्फ्लिक्ट है, जो वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट है यूनिटरी अप्रोच में, वो क्या है? टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी है। वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पुअर मैनेजमेंट की वजह से, या फिर कोई भी छोटे मोटे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, मगर वो टेम्परेरी है उनका नेचर, और वो सेटल डाउन कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अंडरलाइंग असम्पशन जो यहाँ पर है वो ये है कि हर कोई बेनिफिट करता है, एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन द फोकस इज ऑन कॉमन इंटरेस्ट। जब फोकस किस पर होता है? कॉमन इंटरेस्ट पर। कॉमन इंटरेस्ट मतलब हार्मनी है उनकी, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। क्लियर है ये बात बिल्कुल? दे सीक डायरेक्ट नेगोशिएशन विद एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ से डायरेक्ट नेगोशिएट करते हैं, ये कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है। नो,
ठीक है, डायरेक्ट नेगोशिएशन होता है इनका एम्प्लॉयज़ के साथ। पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल्स, यूनियन इज नॉट sought or seen as being necessary for achieving harmonious employees relations. यूनिटरी अप्रोच कहता है कि हारमोनियस एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हम मैनेजमेंट कह रहा है मैं और वर्कर्स हम जो है आपस में अपना सल्टा लेंगे अपना, ठीक है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, द यूनिटरी अप्रोच इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज अ टूल फॉर seducing एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम यूनियनिज्म एंड सोशलिज्म। यूनिटरी अप्रोच जो है इस बेसिस पर क्रिटिसाइज भी किया गया है कि कोई भी थर्ड पार्टी को ये लोग एंटर नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज इस तरीके से किया गया कि बोला गया कि आप एम्प्लॉयज़ के राइट, एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि उनको यूनियन से, सोशलिज्म से दूर रखा जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो इसका सिर्फ यही एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, अब देखो एक बार तुरंत जल्दी से देख लेते हैं और आप ध्यान, क्योंकि देखिए देखिए कितना इजी है यूनिटरी अप्रोच। ठीक है, यही आप अगर अकेले बैठ के इस पहले से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना कि यूनिटरी अप्रोच में देखो अथॉरिटी, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है एक, और एक मतलब अथॉरिटी यहाँ पर एक ही के पास होती है, मैनेजमेंट के पास। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे ये पूछा जाए अथॉरिटी एक के पास है, या फिर कोई भी इससे मिलता जुलता टर्म आता है कि अथॉरिटी सिर्फ मैनेजमेंट के पास है, ठीक है, एक ही कंट्रोल कर रहा है, तो आपको उसका आंसर लगाना है यूनिटरी अप्रोच। ठीक है, और यहाँ पर मैनेजमेंट के पास ही अथॉरिटी होती है, वही सभी डिसीजंस को डील करता है, वर्कर्स के साथ वो अकेले ही मैनेज कर लेता है। तो यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट है, वो टेम्परेरी बेसिस पर है। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो सबको ही बेनिफिट होगा अगर कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल्स पर काम किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी मतलब ट्रेड यूनियन, ट्रिब्यूनल्स, गवर्नमेंट, इनकी ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट और वर्कर्स अपने आप आपस में अपने जो भी मसले हैं वो कवर अप कर लेंगे, सेटल डाउन कर लेंगे। दे डोंट नीड एनीवन एल्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, और इसको क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया गया कि ये एम्प्लॉयज़ को यूनियन से अलग रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं। क्लियर है? वेरी इजी, यूनिटरी अप्रोच समझ आ गया बिल्कुल बहुत अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। अब देखो, हमने ऊपर नाम से समझा बच्चों, यूनिटरी में एक, एक ही के पास अथॉरिटी। प्लूरलिस्टिक, प्लूरलिस्टिक में तो हमें पता ही है एक से ज़्यादा की जब भी हम बात करते हैं, हमने नॉर्मली, जब आपने नॉर्मली डेफिनेशन पढ़ी होगी प्लूरलिस्टिक की, प्लूरल फॉर्म की, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि नॉर्मली जब आप एक, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, एक तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट है किसका, यूनिटरी अप्रोच का। ठीक है, जस्ट अपोजिट किसका, यूनिटरी अप्रोच का। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट ग्रुप्स जिनके गोल्स भी अलग अलग हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जिनके गोल्स भी अलग अलग हैं, मैनेजर, वर्कर्स, अलग उसके मैनेजर, मतलब सब एक साथ तो आए हैं मगर सबके गोल्स क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये डिस्टिंक्ट ग्रुप है। क्या है, डिस्टिंक्ट ग्रुप है। पहली बात तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, जो अलग अलग लोगों से मिलकर एक ग्रुप बनता है, जिनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यूनिटरी में क्या था, सबका एक ऑब्जेक्टिव था। प्लूरलिस्टिक में क्या है, सबके अपने अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं जिनको उनको अचीव करना है। ठीक है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है, मल्टी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या कह लीजिए कि होना ही है, कन्फ्लिक्ट्स होने ही हैं। ये क्या है, इम्प्लाइड है कि कन्फ्लिक्ट्स होने ही हैं। क्या बात होती है प्लूरलिस्टिक अप्रोच में कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग 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 इंडिविजुअल आते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जो डिस्टिंक्ट ग्रुप होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनके अपने अलग अलग एम्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करना है। वहीं अगर यूनिटरी की बात करें तो यूनिटरी में क्या होता है बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि जितने भी लोग मैनेजमेंट और वर्कर साथ में आ रहे हैं और उनका एम्स और ऑब्जेक्टिव भी एक है, मगर प्लूरल में अलग है, में काफ़ी लोग एक साथ आते हैं और क्या है, उनका सभी का एम और ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अब जब वो सभी लोग एक साथ आएंगे और सबके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं तो कन्फ्लिक्ट्स तो होने ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स तो
होने ही हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट जब होने ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट इसका एक इंटीग्रल पार्ट है ही, तो इस केस के लिए प्लूरलिस्टिक अप्रोच में कहा जाता है कि इसलिए यहाँ पर ट्रेड यूनियंस का होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर ट्रेड यूनियंस का होना, थर्ड पार्टी का होना, कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन किया जा सके, ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, organization is composed of individuals who form distinct group with their set of aims objective, अपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ एक ग्रुप बनाते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं अलग अलग जो सेक्शंस हैं ग्रुप्स के उनके बीच में, ठीक है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में वो रैशनल है और उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन एज कोएलिशन ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट वेयर द रोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू मीडिएट अमंग्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। यहाँ पर रोल ऑफ मैनेजमेंट का रोल क्या है कि वो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स तो जो हैं उनके उनके साथ बात करें, ठीक है, उनके साथ बात करें, क्या, मैनेजमेंट, वर्कर्स, ठीक है, और बीच में क्या है आपके डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जो मीडिएटर बनेंगे, ठीक है, जो मीडिएटर बनेंगे किसके लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करने के लिए। दूसरी बात क्या है, इस प्लूरलिस्टिक अप्रोच में ट्रेड यूनियंस बनना अनिवार्य है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही हैं तो सेटल भी तो करने पड़ेंगे भाई, नहीं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस तो पूरी तरह इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो क्या बात हुई यहाँ पर कि ट्रेड यूनियंस यहाँ बनती है, थर्ड पार्टी होनी ही चाहिए। Stability in industrial relations as the product of concessions and compromises between management and unions। मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में कॉम्प्रोमाइजेस के लिए ट्रेड यूनियंस कह लीजिए, और थर्ड पार्टी में बच्चों तो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जो क्या करें, जो भी कन्फ्लिक्ट होता है उसको सेटल डाउन करने के लिए काम करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल and it needs to contain within the social mechanism of collective bargaining, conciliation and arbitration। क्या बात हुई कि कॉन्फ्लिक्ट होने ही हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए किसी ना किसी उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर कंसिलिएशन या फिर आर्बिट्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये अपने आप में अपने बड़े टॉपिक हैं, हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या समझना है कि इसमें ट्रेड यूनियन थर्ड पार्टी का होना ज़रूरी है प्लूरलिस्टिक अप्रोच में। अब क्विक हम देख लेते हैं इस चीज़ को, सॉरी, क्विक हम तेज़ी से देख लेते हैं इस चीज़ को। प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या है, यूनिटरी अप्रोच से जस्ट अपोजिट है। इसमें ग्रुप बनता है इंडिविजुअल्स का जो अलग अलग सेट ऑफ सेक्शन से आते हैं, जिनके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, ठीक है, और इसलिए ये मल्टी स्ट्रक्चर्ड ग्रुप बनता है। अब सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, एम्स के साथ एक साथ आए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही हैं। तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो कहा जाता है कि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो यहाँ कहा जाता है कि ट्रेड यूनियन की यहाँ सख्त ज़रूरत है, होनी ही चाहिए थर्ड पार्टी यहाँ पर, क्या करने के लिए, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करने के लिए। दैट्स इट, प्लूरलिस्टिक अप्रोच यही कहती है बस, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है आपकी, मार्क्सिस्ट अप्रोच दी है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और इसमें क्या बात हो रही है, देखो सबसे पहले तो ये याद रख लो अच्छे से कि इसको रेडिकल पर्सपेक्टिव या फिर रेडिकल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेडिकल पर्सपेक्टिव या फिर रेडिकल अप्रोच और किसको कहते हैं या फिर किसका नाम है, तो आपको याद रखना है ये कहते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच को ही, किसको, मार्क्सिस्ट अप्रोच को। अब देखो, मार्क्सिस्ट अप्रोच का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, कल की क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था, शुरुआत में ही सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि दो क्लास होती हैं, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर्स क्लास, और वर्कर्स क्लास। अब जिसने अच्छे से क्लास ली है कल की, उनको अच्छे से पता होगा कि कैपिटलिस्ट क्लास क्या है और वर्कर्स क्लास क्या है। देखिए फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, जिन्होंने जो आपकी सभी चीज़ों को ओन करते हैं, ठीक है, कि प्रेमाइसेस भी उनकी है, उन्होंने मशीनरी भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, इसका लिए दूसरा नाम था ओनर। ठीक है, मशीनरी भी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। कैपिटलिस्ट आप ये मान लीजिए पैसे वाले लोग हैं भाई,
ठीक है, पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ उनका ही है, आप वहाँ पर उनके यहाँ बस जा रहे हो जॉब करने के लिए, उनके लिए ही काम करो। ठीक है, और जो आप नहीं, सॉरी, वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स जो है वो जा रहे हैं, सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटलिस्ट जो अमीर लोग हैं, जो ओनर हैं एक तरीके से, उनके लिए काम करेंगे। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में सबसे पहले क्या किया गया कि इन दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, इन दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर्स क्लास। और मार्क्सिस्ट अप्रोच में ये कहा गया है कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो डोमिनेट करती है वर्कर्स क्लास को। क्या करती है? डोमिनेट करती है। कैसे? देखो, कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अपने एम्स हैं। ठीक है, उसको चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा होना चाहिए, जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए, उसके अपने पॉलिसीज हैं, उसको प्रॉफिट कमाने हैं, मेन 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 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट अर्निंग, मेन इस पे काम करता है ये। और वहीं वर्कर क्लास के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अगर वो बेचारे काम कर भी रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, उनको वेजेस वेजेस प्रॉपर मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों के ही अपने अलग अलग क्या है, इंटरेस्ट हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अब देखो, अब बहुत ज़्यादा जब कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर, ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे प्लूरलिस्टिक में हमने पहले बात की थी, प्लूरलिस्टिक में भी यही बात हो रही थी कि दो लोग आते हैं, मतलब अलग अलग सेक्शन से लोग आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनके अपने अलग अलग एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं। मगर उस केस में भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट जब होते हैं तो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो लोग सेटल डाउन करना चाहते हैं। इस केस में कैपिटलिस्ट जो चाहते हैं वो अपनी ही मर्जी से काम कराना चाहते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन, कैपिटलिस्ट जो चाहते हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ पर काम कराना चाहते हैं। देखिए, देखो, a Marxist approach, it is based on the proposition that the economic activities of production, manufacturing and distribution are majorly governed by the objective of profit. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन का, कैपिटलिस्ट लोगों का? ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स क्यों अराइज होते हैं? कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, कैपिटलिस्ट की अपनी अलग इंटरेस्ट हैं, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, मगर यहाँ पर मेन जो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं वो इसलिए होता है कि किस तरीके से उनके बीच में डिवीजन है। ठीक है, कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास के बीच में किस तरीके से डिवीजन है उन दोनों के बीच में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस उसमें भी इंटरेस्ट के बेसिस पर कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, मगर वहाँ सेटल डाउन किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको सेटल डाउन किया जा रहा है प्लूरलिस्टिक अप्रोच में। मगर मार्क्सिस्ट अप्रोच में यहाँ ये डिवीजन हो रहा है कि कैपिटलिस्ट जो पैसे वाले लोग हैं उनका ही फायदा हो रहा है बस। ठीक है, और जो बेचारे वर्कर्स क्लास हैं उनका फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट उनके हित में सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टाइम टू टाइम यहाँ पर वर्कर के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि वर्कर को फिर कोई थर्ड पार्टी भी नहीं आ रही है कि उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। अगर आती भी है, देखो पहले ये समझ लेते हैं, अगर आती भी है, जैसे स्टेट लेजिस्लेशंस, स्टेट इंटरवेंशन, वो इंटरवीन भी करती हैं कि हाँ चलो ठीक है इस कन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करेंगे, तो ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि वो सपोर्ट भी मैनेजमेंट को ही करेंगे, जिनके पास पैसा है उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और उन्हीं के हित में पॉलिसी निकालेंगे। ठीक है, वर्कर ग्रुप के लिए कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इस केस में फिर वर्कर के पास क्या बचता है, एक आखिरी रास्ता क्या बचता है कि वो स्ट्राइक्स करेगा, लॉकआउट्स करेगा। ठीक है, तो फाइनली जिसकी वजह से क्या होता है, सोशल चेंज आता है। इसकी वजह से क्या होता है, सोशल चेंज आता है, क्योंकि जब तक वो स्ट्राइक्स लॉकआउट्स नहीं कर रहा है तो उसकी कोई भी यहाँ पर बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो वर्कर ने क्या अपनाया, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर सोशल चेंज आता है। इसकी वजह से क्या होता है, सोशल चेंज आता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सोशल चेंज के लिए क्लास कन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है। मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या कहा गया, इसलिए कि सोशल चेंज के लिए
ऐसे सोशल चेंज के लिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल चेंज के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस चाहिए वर्कर क्लास से। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या है, स्ट्राइक्स कर देंगे, बहुत लॉकआउट करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, सब बंद कर देंगे। स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस चाहिए वर्कर क्लास से। इस गैप को, वो जो एक गैप है इकोनॉमिकली वर्कर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास में, उस गैप को फिल करने के लिए। क्लियर है? ये बात समझ में आई है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच में मेन जो है, इसको डिवाइड किया गया है दो क्लास में। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास वो है जो ओनर है, ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है, आप ये मानेंगे, जिनके लिए वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट जो काम करते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो प्रॉफिट के लिए काम करें, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और वो वर्कर्स की नीड्स को, वर्कर की डिमांड को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, मतलब एक और बात, कि इसमें जो कैपिटलिस्ट जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, वो यही प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो कैपिटलिस्ट का यही है कि वो कैसे प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, वो लोग वर्कर के वेजेस वगैरह इस पर ध्यान नहीं देते। काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट अप्रोच में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वेजेस सेट करना है वो मार्क्सिस्ट का क्या प्राइमरी अप्रोच, प्राइमरी सेट ऑब्जेक्टिव है? नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, कि उसको प्रॉफिट अर्न करने। ठीक है, और उसको क्या दिखानी है, अपनी पावर दिखानी है। क्लियर है? तो यहाँ वर्कर के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी जब इंटरवीन करती भी है तो वो कैपिटलिस्ट के ही फेवर में क्या लेती है, डिसीजन लेती है। उस केस में वर्कर को क्या करना पड़ता है, वर्कर के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, और उसको फाइनली क्या करना होता है, उसको वो सोशल चेंज लाने के लिए वो स्ट्राइक्स करता है, लॉकआउट्स करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से फिर फाइनली सोशल चेंज आता है। सोशल इसलिए कहा गया है मार्क्सिस्ट अप्रोच में कि सोशल चेंज कंपलसरी है, सॉरी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट कंपलसरी है सोशल चेंज के लिए। सोशल चेंज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस चाहिए वर्कर क्लास से उस गैप को ख़त्म करने के लिए जो एक कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास के बीच में है। ठीक है, इस अप्रोच को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि पैसे वालों का ही बोलबाला है। ठीक है, क्लियर है ये बात बिल्कुल? समझ में आई मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है अच्छे से? रेडिकल अप्रोच और रेडिकल पर्सपेक्टिव भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अप्रोच है आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच। देखो, साइकोलॉजिकल हमने क्लास में आज ही की क्लास में डिस्कस भी किया है, कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो, साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो यही इसी के साथ डील करती है, जो एटीट्यूड है, एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयर्स के लिए जो एटीट्यूड है, उसी के साथ डील करती है साइकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या हुआ था, कैसे आई है साइकोलॉजिकल अप्रोच? एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसने? मेसॉन हैरी ने। किसने? मेसॉन हैरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन में मेसॉन हैरी ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया था उन्होंने? जैसे हमने देखा ना, ये दो ग्रुप हैं, दो क्लास होती हैं, एक मैनेजमेंट क्लास होती है, एक वर्कर क्लास होती है। तो हैरी ने क्या किया, मेसन हैरी ने क्या किया, उन्होंने एक टेस्ट परफॉर्म किया, जिसमें क्या किया, एक फोटोग्राफ दिखाई। फोटोग्राफ किसकी? ऑर्डिनरी मिडिल एजेड पर्सन की। ऑर्डिनरी मिडिल एजेड अर्थ मतलब मिडिल एजेड पर्सन है, ना ज़्यादा बूढ़े हैं ना ज़्यादा जवान है। ठीक है, और उसके ऊपर इनपुट लिए। ये जो फोटो है, एक बार यूनियन लीडर्स को दिखाई और एक बार एग्जीक्यूटिव्स को दिखाई। ठीक है, किसको दिखाई? एक बार यूनियन लीडर्स को दिखाई और एक बार एग्जीक्यूटिव्स को दिखाई। यूनियन लीडर्स कौन है? जो वर्कर्स के हेड है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव्स कौन है? जो मैनेजमेंट क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यूनियन लीडर्स को जब फोटो दिखाई तो यूनियन लीडर्स ने क्या बोला,
यूनियन लीडर्स ने क्या बोला कि यूनियन लीडर्स ने बोला कि वो कौन है, वो मैनेजर है। वो क्या है, वो मैनेजर है, मतलब मैनेजमेंट क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है। और वहीं एग्जीक्यूटिव्स को जब फोटो दिखाई तो एग्जीक्यूटिव्स ने वो फोटो देखकर क्या देखा, एग्जीक्यूटिव्स ने क्या बोला कि वो कोई यूनियन लीडर है। क्या सपोज किया कि वो कोई यूनियन लीडर है, मतलब वर्कर क्लास से है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूड हुआ, यहाँ पर मैसन हैरी ने क्या कंक्लूड किया, यूनियन लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और दोनों ही एक दूसरे के एक्शन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरते हैं। कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, द जनरल इम्प्रेशन दैट अ पर्सन इज रेडिकली डिफरेंट when he is seen as a representative of management from that of the person or representative of labor। मतलब दोनों का ही जो रिएक्शंस था वो अलग था। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट क्लास को दिखाया तो उसने यूनियन लीडर को देखा, और यूनियन लीडर को दिखाया तो उसने मैनेजर को देखा। मतलब दोनों के जो परसेप्शन है, दोनों ही लीडर है मगर दोनों के जो परसेप्शन है वो अलग है। मैनेजमेंट एंड लेबर सी ईच अदर एज लेस डिपेंडेबल। ठीक है। द मैनेजमेंट एंड लेबर सी ईच अदर एज डिफिशियंट इन थिंकिंग रिगार्डिंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। दोनों ही एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा कम सोचते हैं कि जो यूनियन लीडर सोचते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स मैनेजमेंट उनके लिए अच्छा नहीं सोचते, और वहीं एग्जीक्यूटिव सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अब यूनियन लीडर करेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग इफेक्ट हो सकती है। क्लियर है। तो ये जो एटीट्यूड है कि भले ही मैनेजमेंट ऐसा ना सोचता हो यूनियन के लिए और भले ही यूनियन ऐसा ना सोचती हो एग्जीक्यूटिव के लिए, मगर उन दोनों का एटीट्यूड कैसे है एक दूसरे के लिए, मगर दोनों क्या सोचते हैं एक दूसरे के लिए कि हाँ शायद वो क्या ऐसा सोचते होंगे कि नहीं, जो यूनियन लीडर्स हैं वो ऐसा सोचते होंगे कि एग्जीक्यूटिव्स के लिए अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी की जाए, और वहीं एग्जीक्यूटिव्स ऐसा सोचते होंगे कि मतलब ये पूरा क्या है, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है। हो सकता है इन रियलिटी यूनियन लीडर्स अच्छा सोचते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव्स भी अच्छा सोचते हैं, मगर दोनों एक दूसरे के लिए थिंकिंग जो है दोनों के लिए थोड़ी सी क्या है, डाउटफुल है। ठीक है, डाउटफुल है। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। मतलब साइकोलॉजिकल एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है आप। ठीक है। यूनियन लीडर्स का एग्जीक्यूटिव्स को लेकर एटीट्यूड अलग है, एग्जीक्यूटिव्स का यूनियन लीडर्स को लेकर एटीट्यूड अलग है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, अकर्स बिकॉज एवरी ग्रुप नेगेटिवली व्यूज परसीव्स द बिहेवियर ऑफ अदर। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हर जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के बिहेवियर को नेगेटिवली परसीव कर रहा है कि नहीं ये इसने गलती किया है, ठीक है, इसने ये गलती करेगा। ठीक है। इवन द ऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ अ पार्टी इज लुक्ड विद सस्पिशन। हो सकता है उसका जो ऑनेस्ट इंटेंशन है वो अच्छा हो। क्लियर है ये बात। तो साइकोलॉजिकल परसेप्शन या अप्रोच क्या कहता है कि साइकोलॉजिकली जो एटीट्यूड है एक दोनों ही पार्टीज का एक दूसरे के लिए, वो एक मेन प्रॉब्लम बनता है किसकी किसकी, कन्फ्लिक्ट्स की। इसकी कन्फ्लिक्ट्स की एक मेन प्रॉब्लम बनता है साइकोलॉजिकल अप्रोच, जो साइकोलॉजी है, जो एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए। और ये अप्रोच की मेन बात कैसे हुई, जब मैसन हैरी ने एक कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और जिसमें ये पाया कि दोनों का ही जो साइकोलॉजी, दोनों की जो ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है एक दूसरे के लिए, वो जस्ट दोनों की जो ओपिनियन है एक दूसरे के लिए वो नेगेटिव है। ठीक है। क्लियर है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने आज कंप्लीट किए हैं। देखिए, हमने यूनिटरी अप्रोच कंप्लीट किया है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच कंप्लीट किया है, और मार्क्सिस्ट अप्रोच कंप्लीट किया है, और साथ में साइकोलॉजिकल अप्रोच कंप्लीट किया है। हमारे ये चार जो हैं अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंप्लीट हो गए हैं। बाकी सभी बचे हुए जितने भी अप्रोचेस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है। आई होप कि आपको ये अप्रोचेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों। ठीक है। चलिए, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लेते हैं और क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए, पहला एमसीक्यू है आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इनमें से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट नहीं करते हैं।
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स और नन ऑफ दीज। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने शुरू में ही पढ़ा है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं, जो आपस में इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आता है, ग्लोबल फैक्टर्स भी आता है। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट ना करता हो, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज रेडिकल पर्सपेक्टिव, या फिर आप कह लीजिए रेडिकल अप्रोच। तो कौन सी है जिसको हम रेडिकल अप्रोच और रेडिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं? मार्क्सिस्ट अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच और यूनिटरी अप्रोच। गांधीयन अप्रोच तो हमने अभी पढ़ी नहीं है, हमने क्या पढ़ा है? प्लूरलिस्टिक अप्रोच, यूनिटरी एंड मार्क्सिस्ट। इसका सही आंसर क्या है? मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, रेडिकल पर्सपेक्टिव हम किसे कहते हैं? मार्क्सिस्ट अप्रोच को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that the authority rests solely with the management with no right to anyone to challenge it is the basis of। क्या बात हो रही है कि जो अथॉरिटी है वो सोलली किसके पास है? मैनेजमेंट के पास है। यहीं पर डिकोड हो जाना चाहिए वो। ये क्या हो जाएगा आपका? जो सोलली सिर्फ और सिर्फ अकेले, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मैनेजमेंट के पास है, एकलौती मैनेजमेंट के पास है। इसका तो आंसर आप यहीं बता देना चाहिए, क्या होगा? प्लूरलिस्टिक अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच और सोशल एक्शन अप्रोच। इसका क्या हो जाएगा? यूनिटरी अप्रोच। सी इज दी करेक्ट आंसर। जब जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के पास होती है, इस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट वेस्टेड विद एनी वन ग्रुप, रादर इट इज मेंटेन्ड बिटवीन द पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। क्या बात हो रही है? जो पावर है वो किसी के हाथ में नहीं दी गई है। जैसे यूनिटरी अप्रोच में होता है ना, मैनेजमेंट की पूरी तरीके से पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इसका मतलब यूनिटरी अप्रोच तो आंसर नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो पावर है उसको इस तरीके से बैलेंस किया गया है कि जितनी भी पार्टीज हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, उनके बीच में उसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। ये किस में होता है? प्लूरलिस्ट अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच और सोशल एक्शन अप्रोच। देखो, सोशल एक्शन अप्रोच और सिस्टम अप्रोच हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो आपको इसके बारे में पता होगा भी नहीं। यूनिटरी अप्रोच ये है ही नहीं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे मार्क्सिस्ट अप्रोच होता तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसमें तो पावर किसी भी तरीके से बैलेंस होती ही नहीं है। कैपिटलिस्ट जो है वो पावर अपनी तरफ ही रखने की कोशिश करते हैं। यूनिटरी में मैनेजमेंट की ही पावर होती है। मार्क्सिस्ट में वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में लड़ाई होती है कि पावर किसके पास होगी। और प्लूरलिस्टिक अप्रोच में एक राइट बैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी होती है जो नेगोशिएशंस कराती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की मदद से कॉमन पॉइंट पर लेके जाती है, और प्रॉपर बैलेंस होता है यहाँ पर इसका पावर का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्लूरलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस अज्यूम्स दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इनमें से वो कौन सी अप्रोच है जो ये अज्यूम करती है कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि कैपिटलाइज सोसाइटी को समझा जाए। कैपिटलाइज्ड, ठीक है, कैपिटलाइज सोसाइटी को समझना ज़रूरी है, कैपिटलाइज सोसाइटी की समझ ज़रूरी है, उनकी बात मानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा अप्रोच है? मार्क्सिस्ट अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच और यूनिटरी अप्रोच। अभी अभी हमने ये कब पढ़ा है? ठीक है, कैपिटलिस्ट अप्रोच, कैपिटलिस्ट की ज़्यादा बोलबाला किसमें है? मार्क्सिस्ट अप्रोच में। किसमें? मार्क्सिस्ट अप्रोच में। ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। बाकी बचे हुए जो अप्रोचेस हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। आप लोगों को ये अप्रोचेस तुरंत क्लास करने के बाद तुरंत रिवाइज कर लेना है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।